हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका बहुत ही सिंपल तरीके से उनके आंसर का एक वीडियो। चूंकि इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर का एक और वीडियो बनाया लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गए थे, यानी पूरा कंप्लीट वीडियो वो नहीं बन पाया था। तो आज हम बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, उनकी बहुत सिंपल तरीके से हम उनको समझेंगे। मैं बता दूं, लगातार जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे पूरे जो वीडियो है यानी मेरा जो पूरा कंटेंट है वो उनके ऊपर बेस्ड है और मुझे लगता है कि ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी मैंने अपने वीडियो में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप लगातार मेरे वीडियो देख भी रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स भी मिलता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं कि एक लंबे समय से मैं एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता आ रहा हूं, यानी लगातार कई सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं, सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। बट अभी जो करंटली यानी प्रेजेंटली जो मेरे वीडियो है वो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए हैं और कई प्रकार के मैंने वीडियो बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैंने कंटेंट बनाए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं तो सिस्टमेटिकली आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। हिंदी में अगर लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें हिंदी मीडियम का कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम में लिखा है इसका मतलब उसके अंदर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है। तो चूंकि आपके एग्जाम बहुत करीब है और बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्टों की भी तैयारी करनी है, तो अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में 101% यानी जो पेपर में आएगा वो कहीं ना कहीं मेरे कंटेंट में से होगा। और लगातार जो बोर्ड है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इक्का दुक्का कोई नए क्वेश्चन एग्जाम में आते तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड होंगे। साल भर आपने पढ़ा होगा कोई टॉपिक, ऐसा नहीं कि नया आ रहा है तो हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 1 विलियन के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो आपको बहुत अच्छा आज पसंद आने वाला है। तो चूंकि यहां तक मैं पढ़ा चुका था 6 क्वेश्चन तक, अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो इसको भी मैंने समझाया था लेकिन आज दोबारा मैं इसको समझा रहा हूं। तो चूंकि हम पहले ही क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, इसके पहले हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर है जैसे क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक मतलब उबलना, यानी प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, यानी प्रत्येक द्रव की वाष्प एक निश्चित ताप पर बनती है, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। उसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं जिस ताप पर उस द्रव की वाष्प बनने लगती है, यानी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो क्वथनांक हो गया। उन्नयन, चूंकि ये चैप्टर विलियन है, हम जानते हैं विलियन के 2 घटक है, विलय और विलायक। विलायक में जनरली हम पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं। जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है। और चूंकि अगर हम इसमें विलय मिलाते हैं, अगर वो विलय अवाष्पशील है, जिसकी वाष्पें नहीं बन रही है क्योंकि जल वाष्पशील द्रव है, तो जल का क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है और अवाष्पशील विलय, यानी जो विलायक में आपने अवाष्पशील विलय मिलाया है तो अवाष्पशील विलय मिलाने से विलियन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से उसको समझाना है। इस तरीके से एक और हम तरीका यहां पर देखें, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्वथनांक में उन्नयन, ध्यान रखना क्वथनांक मतलब ऐसा लिखना है, क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, यानी क्वथनांक में उन्नयन बताना है। फिर क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब अणु भार, विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, विलय के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। तो तीनों क्वेश्चनों का एक ही मीनिंग है। जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो 3 तरीकों में से कोई ना कोई उसका बोर्ड का कोई ना कोई वे होगा, तरीका होगा पूछने का। और बाकी अगर पूछते भी है तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो मैंने बताया क्वथनांक क्या है, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर रखे या पड़े सभी पदार्थों पर वायु एक दाब डालती है जिसको बोलते हैं हम वायुमंडलीय दाब, या हम ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु पृथ्वी की तरफ खिंची हुई है। तो पानी के ऊपर भी यानी वायु ने दाब डाल के रखा है।
तो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव की वाष्प नहीं बनती, यानी पानी की वाष्प नहीं बनती। अब हम नीचे से ताप देंगे तो इतना ताप देंगे जितने ताप पर जो द्रव है, द्रव के अणु वायुमंडलीय दाब को पार कर जाए, तभी वो द्रव उबलने लगता है। तो द्रव कब उबलता है? जब द्रव की वाष्प वायुमंडलीय दाब को पार कर जाती हैं, उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो दो प्रकार से हम क्वथनांक को परिभाषित करते हैं। एक तो प्रत्येक द्रव निश्चित ताप पर उबलता है, इस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और इस ताप पर द्रव की वाष्पें वायुमंडलीय दाब को पार कर जाती हैं, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से यहां पर पूछा जाएगा ये हमने लिखे। अब हम इसके कहीं ना कहीं आंसर समझते हैं हम इसके। तो किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर, तो विलायक में जनरली क्या होगा? यहाँ पर जल होगा, क्योंकि जल वाष्पशील द्रव है। प्राकृतिक विलायक भी है। अवाष्पशील मतलब जिसकी वाष्पें नहीं बनती, और विलायक क्या है? यहाँ पर वाष्पशील द्रव है। तो किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक, उसके उबलने में वृद्धि हो जाती है। तो उसके उबलने में कितनी वृद्धि हुई, यानी जो वृद्धि हुई उसके उबलने में, उसे, यानी उस विलय की उस मात्रा को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, यानी जो विलय विलायक में मिलाया गया है उसके कारण उसके ताप में जो वृद्धि हुई है उसको बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। यानी वो विलय की मात्रा ने क्या किया? विलायक के क्वथनांक यानी ताप में वृद्धि कर दी। जैसे सपोज करो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, अब उसमें नमक मिला दिया गया तो उसका क्वथनांक हो सकता है 120 130 हो गया। अब कितना विलायक लिया गया, कितना विलय मिलाया गया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो वृद्धि हुई इसके टेम्परेचर में वो डायरेक्ट विलय की मात्रा के समानुपाती थी। तो यहाँ क्वथनांक में उन्नयन डेल टीवी से हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डेल टीवी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब जो T2 है ये है विलयन का क्वथनांक, और जो T1 है ये है यहाँ पर विलायक का क्वथनांक। तो चूंकि विलयन का क्वथनांक अगर विलय मिलाने पर मान लो विलयन का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो गया और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? 20 डिग्री सेल्सियस आया। तो 20 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे डेल टीवी है, यानी क्वथनांक में उन्नयन, यानी उबलने में कितनी वृद्धि हुई इस विलयन के? 20 डिग्री सेल्सियस। और ये ताप किसके समानुपाती है? डायरेक्ट जो विलय की मात्रा हमने विलायक में मिलाई है उसके समानुपाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। तो किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने पर या मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। टी क्या है? टेम्परेचर में हुई वृद्धि, यानी जो टी है ये केल्विन में टेम्परेचर को बता रहा है। और बी क्या है? जैसे हमने डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बताया, लेकिन कैपिटल टी मतलब केल्विन में ताप और स्मॉल टी मतलब डिग्री सेल्सियस में। बी क्या है? यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्वथनांक को हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसलिए बी लाए। और डेल क्या है? यहाँ पर परिवर्तन, विलायक पहले कितने पर उबल रहा था, विलय मिलाने पर कितनी वृद्धि हुई, उसको बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। फिर क्वेश्चन क्या है आगे? क्वथनांक में उन्नयन के लिए अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये हेडिंग है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस फाइल को यहां से हम रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उत्तर हम इसका देख रहे हैं। ये तो हमने समझा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। T2 माइनस T1। T2 जो है वो विलयन का क्वथनांक है और T1 विलायक का क्वथनांक है। तो क्वथनांक में उन्नयन और फिर क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान या अणु भार की गणना करनी है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वथनांक में उन्नयन यानी उबलने में वृद्धि उतनी हुई विलायक की किसी निश्चित मात्रा में जितने विलय के मोल घुले हुए हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित या घुले हुए विलय के मूलों की संख्या के समानुपाती होती है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डेल टीवी प्रोपोर्शनल एम, यानी विलायक के क्वथनांक में उतनी वृद्धि हुई जितना वहां पर उसमें विलय मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको एम जो है, यहाँ पर एम क्या है? यहाँ पर मोललता है। एम क्या है? यहाँ पर मोललता। अब मोललता के बारे में हम जानते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Kb। क्या आ जाएगा? Kb इंटू एम। अब Kb क्या है यहाँ पर? तो चूंकि Kb हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियो में, Kb क्या है? मोलल क्वथनांक।
मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एक समानुपाती स्थिरांक भी है ये। तो क्या बोल रहे हैं इसको, के भी एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो m है, m क्या है यहाँ पर, m मूललता है, m क्या है यहाँ पर, मूललता। और हम जानते हैं मूललता क्या होता है, मूललता होता है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। तो मूललता m बराबर, अगर हम इसका फाइनल अल्फाबेटिकल फॉर्मूला देखें तो विलय का भार, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, वेट और द्रव्यमान, इंटू 1000 बटे विलय का अणु भार यानी MB, इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, यानी M इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। अब हम M को इस फॉर्मूले यहां पर रख देंगे, तो यहां पर हम रख देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। तो डेल TB क्या है, क्वथनांक उन्नयन, KB क्या है, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। WB क्या है, विलय का भार, MB क्या है, विलय का अणु भार, और WA क्या है यहाँ, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, इसलिए हमने लिखा है ऊपर 1000। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया है और उसमें वो पूछेगा कि मतलब विलयन का क्वथनांक निकालो, तो पहले आपको डेल TB निकालना पड़ेगा, फिर वहां पर एक और फॉर्मूला लगेगा, विलयन का क्वथनांक बराबर विलायक का क्वथनांक प्लस क्वथनांक में उन्नयन, विलयन का क्वथनांक बराबर विलायक यानी जल का क्वथनांक प्लस क्वथनांक में उन्नयन। तो जो डेल TB की वैल्यू आएगी, और जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, यहां से जो वैल्यू आएगी उसमें पुट करके जो उसका आंसर आएगा उसकी यूनिट केल्विन लगाकर फाइनल आंसर होगा। एक क्वथनांक पर उन्नयन से रिलेटेड आता है कि विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी MB ज्ञात कीजिए। तो MB क्या है, विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में MB को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी डेल TB की जगह ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल TB इंटू WA। जब अगर न्यूमेरिकल आता है कि विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन की वैल्यू वो उसने प्रश्न में दे के रखेगा, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाएगा। तो जब MB निकालने को आएगा तो ध्यान रखना सारी वैल्यू हमारे प्रश्नों में होती है। KB की वैल्यू 0.52 दे रखेगा, विलय की मात्रा क्वेश्चन में दी होगी, जो कम होगा वो विलय होगा, डेल TB की भी वैल्यू दे रखेगी, और W जो है यानी विलय का ग्राम में द्रव्यमान, तो WB की मात्रा WA यानी विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, इसकी मात्रा भी क्वेश्चन में दी होगी। लेकिन जब विलयन का क्वथनांक निकालने को आता है, इस टाइप का विलयन का क्वथनांक निकालने को बोलेगा, तो कभी कभार ये होता है कि जो MB है, विलय का अणुभार, ये कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते। जैसे सपोज करो विलय ग्लूकोज हो गया, या विलय यूरिया हो गया, या विलय सुक्रोज हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को फॉर्मूले पता होना चाहिए और उसका अणुभार निकालते आना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में बताया, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, और क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, इस सूत्र की सहायता से, इसमें नीचे लिखेंगे कि इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान MB की गणना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें ग्राफ भी बनाना है, तो आगे हम ग्राफ बताते हैं इसका। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब कभी कभार पूछता है ग्राफ, वैसे ग्राफ पूछता नहीं है एग्जाम में। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 लाइनें बनानी है। 2 लाइनें जो होंगी ये बराबर होंगी, और जो 1 लाइन होगी यहाँ पर ये छोटी होगी। ऊपर वाली जो लाइन बताएगी ये वायुमंडलीय दाब को बताएगी। किसको बताएगी, वायुमंडलीय दाब, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव अगर वायुमंडलीय दाब को पार कर गया, द्रव की वाष्प, यानी तभी वो उबलने लगता है। और ये वाली जो लाइन बताएगी, ये बताएगी जल का क्वथनांक या विलायक का क्वथनांक,
और ये वाली जो लाइन है पीएस, पीएस मतलब विलयन का क्वथनांक। तो ये जो हम नीचे से ऊपर बताएंगे यानी ये वाष्प दाब को बता रही है। किसको बता रही है लाइन? वाष्प दाब, वाष्प दाब। और ये नीचे वाली लाइन इधर से इधर चलेंगे तो ये ताप को बताएगी। ताप मतलब टेम्परेचर। अब यहां पर हम इसको देखते हैं। अब जो लाइन वायुमंडलीय दाब को पहले पार करेगी यानी वो द्रव पहले उबलेगा, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस लाइन को सबसे पहले जो विलायक है, अब विलायक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम? T1 से। T1 मतलब विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है वो विलायक यानी विलायक वाली लाइन इसको पार कर दी। तो हम क्या बताएंगे कि ये लाइन किसको बता रही है? ये लाइन बता रही है विलायक को। अब इस पॉइंट से हम ऐसी एक और लाइन बनाएंगे और ये किसको बताएगी? T2। T2 मतलब विलयन का क्वथनांक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? T1 और यहां बताएंगे हम T2। अब इसके बीच का जो गैप होगा यानी उसके जो क्वथनांक में कितना अंतर आया, तो क्वथनांक में जो अंतर आया उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेल टीबी, डेल टीबी। तो इस पॉइंट पर अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते तो इस पॉइंट पर यानी विलयन की जो वाष्प है वो वायुमंडलीय दाब को पार कर रही है। तो यहां पर ये लाइन किसको बता रही है? विलयन को। इस पूरे ग्राफ का जो नाम होगा वो होगा क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्या बोल रहे हैं? वायुमंडलीय दाब को जो लाइन पहले पार कर रही है उसकी मतलब वो द्रव मतलब उतने जल्दी उबल रहा है, वो पहले उबल रहा है। तो पहले वायुमंडलीय दाब को विलायक पार करना है, उसके बाद विलयन। तो ऐसा ग्राफ बनाने को आएगा। ये पहले कभी आता था, अब नहीं पूछते, लेकिन अगर आएगा तो हमें ऐसा ग्राफ बताना है। तो यहां पर जो अंतर आया उबलने में उसको बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। मतलब इस और इस पॉइंट के बीच का जो अंतर है, जो टेम्परेचर में यानी कितना टेम्परेचर विलयन में दिया है उसने वाष्पित होने में विलयन ने, वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिमांक अवनमन को परिभाषित कीजिए। हिमांक अवनमन को परिभाषित कीजिए। अब हिमांक अवनमन अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया तो हिमांक में अवनमन भी हमें समझ में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है यानी उबलने में वृद्धि हो जाती है, और जब किसी विलायक में विलय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। उन्नयन मतलब वृद्धि और अवनमन मतलब कमी। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलेंगे। तो वो अगर हमें समझ में आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन, तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा। उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें हिमांक में अवनमन बताना है और फिर क्या बताना है? हिमांक अवनमन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। जैसे उसमें था क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, और उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो एक तो ये इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक और इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन अथवा करके देखो, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो और विलय के आणविक द्रव्यमान जो उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया गया और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैं बता रहा हूं दोनों जो क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे। तो जहां पर हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, जहां पर हम यूज करेंगे क्वथनांक, उसमें इसमें हम करेंगे, उसमें हमने बोला क्वथनांक, इसमें हिमांक, उसमें आएगा उन्नयन, इसमें आएगा अवनमन। और उसमें जो हमने जहां जा, क्योंकि क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो उसमें बी सिंबल लिया था, और यहाँ जो हिमांक होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी यहां पर हम एफ, स्मॉल एफ सिंबल यूज करेंगे, एफ संकेत का यूज करेंगे। तो किसी अवाष्पशील विलय को, उसी के समान परिभाषा है, विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है, उसमें लिखा था जो वृद्धि होती है, वृद्धि की जगह कमी होती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल टीएफ क्या है? हिमांक में अवनमन। T1 क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। T2 क्या है? यहाँ पर विलयन का हिमांक। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर हिमांक में अवनमन। अब बाकी का बचा हुआ पार्ट हम देखते हैं। तो हिमांक में अवनमन के लिए अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हिमांक में अवनमन यानी किसी विलायक के हिमांक में उतनी ही कमी हुई जितना उसमें विलय मिलाया गया है। तो विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, या विलय की मात्रा भी बोल सकते हैं, विलय के मात्रा के समानुपाती होती है। तो हम क्या बोलेंगे? डेल टी एफ
डेल टी एफ प्रोपोर्शनल एम। अब इसमें भी एम क्या है, मोललता है, तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो डेल टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ और इंटू एम। के एफ क्या है यहाँ पर, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अभी हमने बताया एम क्या है, मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणु भार। एम भी क्या है, विलय का अणु भार, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, एम की जगह इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यानी डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। तो एम की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे तो ये न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो मैं बता दूं कि डेल टी एफ यहाँ पर जो है वो हिमांक में अवनमन, के एफ है मोलल हिमांक अवनमन स्थान, डब्ल्यू बी विलय का भार इंटू 1000, एम बी विलय का अणु भार, और डब्ल्यू है यहाँ पर विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो जो न्यूमेरिकल आता है उसमें कभी कभार पूछता है कि विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। अब विलयन का हिमांक ज्ञात करना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। सारी वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखता है। एम बी क्वेश्चन में कभी कभार नहीं देते हैं, तो एम बी जो है यहाँ पर विलय का अणु भार है। तो मैंने बता दिया विलय में कभी ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज इस टाइप के वर्ड यूज करता है, तो इनके अणु भार हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला, अणु भार किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग अणु भार कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, यूरिया का अणु भार 60 होता है, सुक्रोज C12H22O11 इसका जो अणु भार होता है 342 होता है। तो ऐसे हमें इनके अणु भार याद करने हैं। तो डेल टी एफ मतलब जब विलयन का हिमांक निकालने को बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। डेल टी एफ निकलने के बाद फिर एक और फॉर्मूला यूज होगा कि विलयन का हिमांक बराबर विलायक का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन। तो जैसे जल का जो हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है, या सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना है, तो क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। कभी कभार हिमांक अवनमन वाले क्वेश्चन में विलय का अणु भार निकालने को बोलेगा, तो एम बी क्या है यहाँ पर, विलय का अणु भार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम बी को इस तरफ ले आएंगे और क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम बी की जगह डेल टी एफ आ जाएगा। तो डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, यानी इस फॉर्मूले से हम विलय का अणु भार ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन को समझ में आ जाता है कि क्वथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला लगना है या हिमांक अवनमन वाला फॉर्मूला लगना है। तो जब उसने दिया कि हिमांक में अवनमन इतना पाया गया और अणु भार ज्ञात करो, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगना है। उसने बोला क्वथनांक में उन्नयन इतना पाया गया, अणु भार ज्ञात करो, तो इसका मतलब क्वथनांक वाला फॉर्मूला लगना है। तो एम बी जब निकालने को बोलते हैं तो ये सारी वैल्यू दे रखी होती है, और जब विलयन का हिमांक निकालने को बोलेंगे तो एम बी ये कभी कभार प्रश्न में नहीं दिया रहता है, आपको ये याद होना चाहिए, कभी कभार दे भी देते। तो इतना निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले के नीचे, इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान एम बी की गणना की जा सकती है। अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ देखेंगे। हालांकि इसका ग्राफ पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसका ग्राफ आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप की ये आपको एक प्रकार से 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाना है, ऐसे आपको याद रहेगा। इसमें आपको 2 लाइनें बनानी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है ये शुद्ध विलायक की वाष्प को, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का, ठीक है। और ये वाली जो ऊपर लाइन जा रही है वाष्प दाब को बता रही है, किसको बता रही है, वाष्प दाब। और जो यहाँ पर यानी लेफ्ट टू राइट ये टेम्परेचर ताप को बता रही है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन लिखा था डेल टीवी बराबर T2 माइनस T1, इसमें लिखा हमने डेल TF बराबर T1 माइनस T2। तो इसमें हमने यहाँ पर रखा था T1, यहाँ पर रखा था T2। तो सबसे पहले इधर ध्यान दें, यानी ये वाली जो लाइन बता रही है ये T1, और जो ये वाली लाइन है ये किसको बता रही है, T2। तो नीचे वाली लाइन बता रही है कि ये जल्दी फ्रिज होगा।
तो ये जल्दी जमेगा। तो ये किसको बता रहा है, यहाँ पर नीचे वाली लाइन बता रही है विलियन को और ऊपर वाली लाइन बता रही है विलायक को। ऐसा उसमें भी था, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है ये बता रहे हैं कि ये जल्दी फ्रिज होगा। अब इसके बीच में जो अंतर आया, अगर इस लाइन को हमने बढ़ाया तो ये इसका पॉइंट है और ये इसका पॉइंट है, यही जमने में अंतर है, यानी वही उनका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के जो बीच का गैप है, यानी जो टेम्परेचर में अंतर आया, इसको बोलेंगे हम डेल टीएफ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें T2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर T1। तो ये टेम्परेचर को बता रही है। तो अगर ग्राफ पूछते तो ये वाला ग्राफ हमें इसका बताना है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है कि वान टॉप विलियन समीकरण स्थापित कीजिए। वान टॉप विलियन समीकरण स्थापित कीजिए, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते हैं, ये डेरिवेशन भी आती है कि वान टॉप विलियन समीकरण क्या है। और दूसरे तरीके से देखें तो परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब हमने पढ़ा है। परासरण दाब, जब किसी विलयन को किसी विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु अपने आप अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर जाने लगते हैं, एक दाब डालते हुए। अब विलायक को विलयन में जाने से रोकना यानी परासरण की क्रिया कहलाती है, इसको रोकना है तो विलयन की तरफ से बाहरी दाब लगाया जाएगा, उतना ही दाब लगाया जाएगा जितना विलायक विलयन में प्रवेश करते समय डाल रहा है, उसको परासरण दाब कहते हो। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते। तो वान टॉप विलियन समीकरण अथवा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलय के अणुभार, या क्या बोलते हैं हम अणुभार को, आणविक द्रव्यमान निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से पूछा जाए हमें यही लिखना है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो वान टॉप विलियन समीकरण हमें बताना है, अथवा वान टॉप का तनु विलयन सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसको वान टॉप विलियन समीकरण भी बोलेंगे, वान टॉप का तनु विलयन सिद्धांत। वान टॉप यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम है। आगे हम इसको देखते हैं और किस तरीके से इसको पूछते, अथवा यानी वान टॉप विलियन का, वान टॉप के तनु विलयन का सिद्धांत, वान टॉप विलियन समीकरण, और परासरण दाब के तनु विलयन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। और अथवा परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, यानी ये इसकी हेडिंग है। तो हमने पढ़ा है जो परासरण होता है, परासरण किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सांद्रता में अंतर होने के कारण जो विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्योंकि विलयन में विलय मिला हुआ है, यानी विलयन गाढ़ा होता है, विलयन की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए जब विलयन को विलायक से अलग रखेंगे तो विलायक की सांद्रता कम होने के कारण विलयन की तरफ गति करेगा अर्धपारगम झिल्ली की, अर्धपारगम झिल्ली से होकर, यानी बीच में अगर हम अर्धपारगम झिल्ली लगा दें, या फिर दो विलयन रखे गए, एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन, दूसरी तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर जो परासरण की क्रिया होने का कारण है, दो द्रवों में यानी सांद्रता में अंतर है, विलय की मात्रा अगर बराबर है तो फिर परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो परासरण दाब है वो विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। परासरण दाब विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी जो परासरण दाब है, यानी परासरण की क्रिया विलय की मात्रा में परिवर्तन के कारण हो रही है, तो पाई समानुपाती सी। यहाँ पर ताप स्थिर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। इसको मानेंगे हम समीकरण एक। फिर हम क्या बोल रहे हैं, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती है, परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती है। यानी द्रवों के ताप में अंतर होने के कारण भी परासरण की क्रिया होती है। तो परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, पाई समानुपाती, परम ताप मतलब टेम्परेचर इन केल्विन T, और इसमें क्या होना चाहिए, स्थिर सांद्रण होना चाहिए, यानी स्थिर मोलर सांद्रण, स्थिर मोलर सांद्रण। अब हम इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से पाई दोनों के समानुपाती है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पाई समानुपाती Ct, पाई समानुपाती Ct, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पाई बराबर आ जाएगा CRT, CRT, R क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जिसको हम विलयन स्थिरांक भी बोलते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर जो C होता है इसको बोलते हैं मोलर सांद्रण, हमने पढ़ भी रखा है। यानी चूंकि C इक्वल्स टू होता है, यानी C मोलर सांद्रण, और मोलर सांद्रण मतलब मोल प्रति लीटर, तो जो वॉल्यूम है वो किस में बता रहे हैं, लीटर में। यानी मोलर सांद्रण, C मतलब मोलर सांद्रण बराबर N/V, यानी विलय के मोलों की संख्या विलयन का लीटर में आयतन। तो C की जगह हम इसको रख देंगे, तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, N/T अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा V। फिर हम ये जानते हैं जो N होता है वो N होता है मोलों की संख्या, यानी N क्या है यहाँ पर, N है मोल, विलय के मोल, और मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, यानी W/M। तो चूंकि हम विलय की बात करते हैं तो हम N को क्या लिखते हैं, NB, N को क्या लिखते हैं हम, NB। तो यहाँ पर NB बराबर हो जाएगा WB/MB। तो हम यहाँ पर जो N है वो हमारा विलय है, तो NB ये फॉर्मूला चूंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा यानी पाई इक्वल्स टू N की जगह हम ये रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा WB इंटू R इंटू T, और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर MB और इंटू V। वॉल्यूम किसमें यहाँ पर, लीटर में। तो ये जो हमारा निकला था यहाँ पर, ये हमारा निकला था यहाँ पर वान टॉप विलियन समीकरण, वान टॉप विलियन समीकरण है ये। और वान टॉप विलियन समीकरण की सहायता से हमने विलय के आणविक द्रव्यमान को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर बताया। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब परासरण दाब पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। परासरण दाब में कभी कभार विलय का अणुभार भी पूछता है, तो हम MB को यहाँ ले जाएंगे पाई की जगह, और पाई को MB की जगह यहाँ पर ले आएंगे। तो हम इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं आगे। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यानी MB इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं MB को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, WB इंटू R इंटू T, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई इंटू V, और वॉल्यूम किसमें यहाँ पर, लीटर में। तो परासरण दाब वाले जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते तो उसमें डायरेक्ट परासरण दाब पूछेगा, बाकी ये सारी वैल्यू देके रखी होती है क्वेश्चन में। मैं बता दूं बार बार, विलय के अणुभार का कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होना चाहिए। जो उसमें पदार्थ दिया है विलय, उसका अणुभार आपको निकालते आना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि अणुभार की वैल्यू दे रखी होती है, और जब MB पूछेगा परासरण दाब वाले क्वेश्चन में, तो परासरण दाब पाई की वैल्यू होगी, विलय यानी जिसकी मात्रा कम होगी विलय होगा, R की वैल्यू भी दी रखी होती है 0.0821, और टेम्परेचर भी दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो V है यानी वॉल्यूम, यानी जो विलियन है उसका लीटर में आयतन दिया होगा। अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड करके उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, इसके नीचे हम लिखेंगे कि इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। तो हम क्या पढ़े थे, वान टॉप विलियन समीकरण और उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान को निकालने के सूत्र की गणना। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो जो हमने हेडिंग थी तो यहां तक हमें इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन देखते हैं, एक और है वान टॉप फैक्टर, वान टॉप गुणांक या वान टॉप फैक्टर से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखिए, इसकी उपयोगिता बतानी है। तो वान टॉप गुणांक या वान टॉप फैक्टर हमें यहाँ पर बताना है। तो जैसे हम जानते हैं किसी विलायक में जब विलय घोला जाता है, अगर विलय मान लो आयनिक है तो विलय वियोजित होगा, वियोजित होगा मतलब टूटेगा। कभी कभार टूटने के बाद फिर उसके जो आयन है या उसके अणु आपस में संगुणित होते हैं, यानी आपस में क्रिया करते हैं। तो जो विलय हमने मिलाया गया, पहले उसका आयनन हुआ, बाद में आयनों ने आपस में क्रिया करी, आयन आपस में जुड़े तो उसका संगुणन हुआ, पहले वियोजन और फिर संगुणन हुआ। इसी के अनुपात को हम बोलते हैं वान टॉप गुणांक, जिसको सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से उसका मान यहाँ पर निकाला जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसको हम देखते हैं आगे। अणु संख्या गुणधर्म, इसको हम देख रहे हैं वान टॉप फैक्टर या वान टॉप गुणांक। अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मतलब प्रायोगिक मान। अब अणु संख्या गुणधर्म हमें पता है, यानी विलयन के वे गुण
जो विलय के कणों की या विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये 2-3 नंबर में ये परिभाषा भी पूछते हैं कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या है। तो यहाँ तो हम वन हाफ फैक्टर पढ़ रहे हैं या वन हाफ गुणांक, लेकिन मैं आपको मेमोराइज करवा दूं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण जो विलय की प्रकृति पर निर्भर ना होकर विलय के कणों या विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होते। प्रकृति मतलब वो विलय ठोस है, द्रव है या गैस है। विलय के कणों का आकार क्या है इस पर निर्भर नहीं है, यानी विलय के कितने कण या विलय के कितने अणु विलायक में या विलयन में घुले हुए उसको बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। इसके 4 उदाहरण है। परासरण दाब पाई से प्रदर्शित करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन डेल टीवी से प्रदर्शित करेंगे, हिमांक में अवनमन डेल टीएफ से प्रदर्शित करेंगे, और आपेक्षिक यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो ऐसे इसके 4 उदाहरण है। तो हमें वन हाफ फैक्टर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान, प्रायोगिक मान तथा अणु संख्या गुणधर्म के सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान मतलब सामान्य मान के अनुपात को वन हाफ गुणांक या वन हाफ फैक्टर कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो ये परिभाषा लिखनी है और ये इसके फॉर्मूला है। तो वन हाफ गुणांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वन हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वन हाफ गुणांक आई बराबर अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान मतलब प्रायोगिक मान, और अणु संख्या गुण का सैद्धांतिक मान, इसको बोलते हैं वन हाफ फैक्टर। या फिर इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं अथवा करके, विलय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान, विलय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान और विलय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान। तो ऐसे हमने यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे, कोई भी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई एक लिखना है, हमें ये सब सारे नहीं लिखने। यहाँ पर आगे हम देखते हैं। वन हाफ गुणांक द्वारा विलय का सही आणविक द्रव्यमान, सही आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब आणविक द्रव्यमान के जो उदाहरण है, यानी इस तरीके से आणविक द्रव्यमान, चूंकि इसके 4 उदाहरण है, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है डेल टीवी यानी क्वथनांक में उन्नयन, आई क्या है यहाँ पर वन हाफ गुणांक केवी इंटू एम। सेकेंड यहाँ पर है डेल टीवी इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, और थर्ड यहाँ पर है पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, और फोर्थ है यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर आई इंटू एक्स बी। जो एक्स बी है वो अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज है। तो वन हाफ गुणांक, अब मैं क्या पूछ रहा था, वन हाफ गुणांक के अनुप्रयोग या उपयोग। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है वन हाफ गुणांक की सहायता से, वन हाफ गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। दूसरा है यहाँ पर वन हाफ गुणांक की सहायता से संगुणन की कोटि, संगुणन की कोटि ज्ञात की जा सकती है। मतलब वन हाफ गुणांक की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि जो विलय विलायक में घोला गया है, विलय किया गया, यानी उसके कितने अणु वियोजित हुए और कितने अणु वियोजन के बाद उसके संगुणित हुए, इसके अनुपात को बोलते हैं वन हाफ गुणांक या वन हाफ फैक्टर। तो ऐसे हमने यहाँ पर आज 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करी। क्वथनांक में उन्नयन और उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, हिमांक में अवनमन, उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, परासरण दाब या वन हाफ विलयन समीकरण और उसकी सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, वन हाफ फैक्टर या वन हाफ गुणांक बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स के केवल 3 चैप्टर है। पहला विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी। बाकी जो 7 चैप्टर हैं उनमें से थ्योरेटिकल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो चूंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है किस टाइप के क्वेश्चन, तो बाकी जो 7 चैप्टर हैं उनमें से न्यूमेरिकल्स कहीं बनने का कोई मतलब कारण नहीं है या कोई औचित्य नहीं कि कहीं से न्यूमेरिकल बने, होते भी नहीं है। तो इन 3 चैप्टरों में से कम 3 न्यूमेरिकल आप मान के चलिए, एक विलयन में से, एक विद्युत रसायन में से और एक रासायनिक बलगतिकी में से, 3 तो आप मान के चलिए। तो आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। तो मैंने जो आपको बताया है गिनती के जो न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बताए हैं, मैंने सॉल्व करे हैं,
तो आपको केवल उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, और जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अभी बचे होंगे वो कहीं ना कहीं वो उसके भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो गिनती के, चूंकि मेरे द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में से यानी 10 से 15 न्यूमेरिकल्स ही मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से 101% एग्जाम में वही के वही आएंगे या फिर उससे रिलेटेड वैल्यूज चेंज कर देगा। तो हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल की तैयारी करने से हम बच जाएंगे। हमारा पर्पस है कि हमारे मार्क्स 70 के करीब जाए, 60, 65 और 65 अबव। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली मैंने वीडियो बनाए हैं और मैं बना भी रहा हूं। मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते तो 101% आपको सही गाइडलाइंस मिलेगी, क्योंकि एक लंबा समय हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, कई बार सिलेबस चेंज हुआ, चैप्टर आगे पीछे हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंसी वैसी ही बनी रही है। क्योंकि जो चैप्टर के यूनिक क्वेश्चन है बार बार वही पूछे जाते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वही बताता हूं कि आपको क्या तैयारी करनी है, और भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।